आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में आपका एक कमेंट आया था जिसमें आपने पूछा था कि 85 बीएनएस में अगर हम डायरेक्ट कंप्लेंट कोर्ट में करते हैं तो वो इसका प्रोसेस क्या है। तो आज का ये वीडियो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देगा कि अगर आप डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट करते हैं तो इसका क्या प्रोसेस होता है, किन किन चरणों के माध्यम से आपको गुजरना पड़ता है, या फिर इसमें किस किस स्टेज से आपका केस जो है वो मूव करता रहता है। तो सबसे पहले तो हमारा ये जानना ज़रूरी है कि जब भी हम अपनी कोई कंप्लेंट लेकर के जाते हैं तो हम वो पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। वहाँ पर हम रिक्वेस्ट करते हैं एफआईआर के लिए। अगर पुलिस स्टेशन में हमारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं, तो फिर हमारे पास क्या रास्ता है अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराने का? तो एकमात्र रास्ता बचता है हमारे पास कि हम कोर्ट में डायरेक्ट केस अपना करें। कोर्ट में डायरेक्ट आपको केस कैसे करना है? इसके लिए आपको एक वकील के माध्यम से सबसे पहले एसएसपी ऑफिस में एक एप्लीकेशन मूव करानी है बाय पोस्ट। रजिस्ट्री के माध्यम से जब आप अपनी एप्लीकेशन को मूव कराते हैं तो वहां पर आपके पास एक रिसिप्ट होती है, जो आपने पोस्ट किया है उसकी एक रिसिप्ट होगी। अब इस रिसिप्ट के माध्यम से आप अपनी कंप्लेन को कोर्ट में दाखिल करते हैं, दर्ज कराते हैं। जो आपने एप्लीकेशन में जो बातें कही हैं उसी से मिलती जुलती बातें आपके दावे में लिखी जाती हैं और सारी स्थिति सारे तथ्यों को उसमें लिखा जाता है। और ये जो आपका मैटर बनता है ये आपका पहले की अगर हम बात करते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत तो वो 156(3) था और वही अब 173(4) हो गया है बीएनएस में। तो 173(4) में हम मूव करते हैं। हमने दावा दाखिल कर दिया। अब इसके बाद फिर क्या होगा कि जिस दिन आपने दावा दाखिल किया है इसके बाद फिर आपकी जो फाइल है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगी। फाइल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थाने से रिपोर्ट मंगा लें। थाने से रिपोर्ट मंगाने का मतलब इसमें ये होता है कि थाने से वो इस बात के लिए इंश्योर हो जाए कि क्या इससे संबंधित कोई मुकदमा थाने में दर्ज है या नहीं है। थाने से अब उनकी रिपोर्ट आ जाती है, उस मामले से संबंधित रिपोर्ट आ जाएगी। और रिपोर्ट आने के बाद जब रिपोर्ट आ जाती है फिर जो आपके वकील साहब हैं वो उस मामले में बहस करते हैं। बहस में वो अपनी सारी बातों को बताते हैं, सारे तथ्यों को बताते हैं, क्या क्या उसमें फैक्ट है, सारी चीजें मजिस्ट्रेट के सामने बता देते हैं। इसके बाद जब मजिस्ट्रेट उस पर सुन लेते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उनके पास फिर यहाँ पर ऑप्शन होता है कि वो या तो आपकी एप्लीकेशन को एफआईआर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, मतलब वो थाने में ऑर्डर कर सकते हैं कि वो इस मामले में एफआईआर को दर्ज करे, और या वो कंप्लेन के रूप में परिवाद के रूप में उसे दाखिल कर लेते हैं अपने यहाँ पे। परिवाद के रूप में वो जब दर्ज हो जाता है तो इसके बारे में ही आपको पूरी डिटेल चाहिए कि परिवार के रूप में अगर ये दर्ज हो गया, क्योंकि एफआईआर अगर होती है, एफआईआर के लिए अगर ऑर्डर करते हैं तो प्रोसेस फिर सेम हो जाएगा जो एफआईआर का होता है। लेकिन हमें क्या जानकारी चाहिए? हमें ये जानकारी चाहिए कि अगर वो परिवार के रूप में दर्ज करते हैं तो अब क्या है कि आपका जो मामला है, आपका जो दावा है वो परिवार के रूप में दर्ज हो गया है। परिवार के रूप में दर्ज हो गया है, आपको कोर्ट से नंबर मिल जाता है, मुकदमा नंबर मिल जाता है और वो आपका एक मुकदमा नंबर होता है। अब इसके बाद फिर इस मामले में 200 का बयान होना होता है, जो कि सीआरपीसी के अंतर्गत 200 का बयान होता था, मतलब कि वादी मुकदमा जो है उसका बयान होना। अब वादी मुकदमा अपनी सारी चीजें बताएगा। वादी मुकदमा का जो बयान है वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ही लिखा जाता है। वादी अपने मुकदमे में जो जो चीजें बता रहा है, जो भी तथ्य बता रहा है, जो भी अपनी शिकायत कर रहा है, उसने क्या क्या चीजें फेस की हैं, वो सारी चीजें मजिस्ट्रेट के सामने अब बताएंगे और मजिस्ट्रेट उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कि वो उसे लिखेंगे। और ये आपको फिर से हम बता दें कि वादी मुकदमा का जो बयान होता है वो मजिस्ट्रेट खुद ही लिखते हैं, स्वयं उनके द्वारा लिखा जाता है। इसके बाद फिर हमारा मामला जाता है, हमारा बयान हो गया, वादी का बयान हो गया। अब इसके बाद आपको अपने साइड से गवाह देने होते हैं। गवाह जो होते हैं वो आपके मुकदमे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। गवाहों का बयान होता है। गवाहों के बयान में आपको ये चीज देखनी चाहिए कि कम से कम 2 लोगों का बयान इसमें आपको करा देना चाहिए, मतलब 2 गवाहों का बयान कम से कम आपको कराना चाहिए। जब इन दोनों गवाहों का बयान हो जाता है इसके बाद फिर प्रोसेस इशू किया जाता है। प्रोसेस इशू करने का मतलब होता है कि वो जो अभियुक्त हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनको वहां से फिर समन वगैरह जाता है और उन्हें बुलाया जाता है कोर्ट में। समन जाता है, समन जाने के बाद अगर वो हाजिर हो जाते हैं एक्यूज्ड, आप मान लीजिए कि अगर आप ये मान करके चलिए कि अगर एक्यूज्ड को समन मिल रहा है, एक डेट उसमें बताई जाती है, जो डेट आपकी दिनांकित होती है, तारीख पेशी की जो डेट होती है वो डेट उसमें बताई जाती है समन में कि आपको इस डेट पर इतने बजे तक इस न्यायालय में उपस्थित होना है। तो अगर एक्यूज्ड उस डेट पर आ जाते हैं
तो यहाँ पर फिर उस दिन उनको पहले अपनी बेल करानी पड़ती है, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है और उन्हें अपनी बेल करानी होगी। बेल करा लेंगे वो, इसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो पहले हम ये बात करते हैं कि एक्यूज्ड अगर आ जाते हैं तो अपनी बेल कराते हैं इसके बाद। और अगर आप ये समझिए कि आपने कोर्ट के द्वारा समन गया, लेकिन समन जाने के बाद भी एक्यूज्ड हाजिर नहीं हुए, उस डेट पर हाजिर नहीं हुए, तो क्या होगा? आपने समन भेजा, समन भेजने के बाद वो नहीं आ रहे हैं, आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि कोर्ट के आदेशानुसार अभियुक्त हाजिर नहीं हो रहे हैं, तो इनके खिलाफ बीडब्ल्यू किया जाना जरूरी है। बीडब्ल्यू का मतलब होता है बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट जारी हो जाता है। इसके बाद फिर अगर वो बेलेबल वारंट जारी होने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करनी है कि इसका एक प्रोसेस होता है कि बेलेबल वारंट अगर जा रहा है और ये बाई पोस्ट जा रहा है, आपने भेजा है, आपके पास रिसिप्ट है, आप उसका ट्रैक रिपोर्ट निकलवा लें। ट्रैक रिपोर्ट के माध्यम से आप नेक्स्ट डेट पर कोर्ट को फिर वो ट्रैक रिपोर्ट दिखाएं, साथ में एक एप्लीकेशन लगाएं कि इनको बेलेबल वारंट भी जारी हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी ये हाजिर नहीं हो रहे हैं। और हाजिर नहीं हो रहे हैं तो इनके खिलाफ फिर एनबीडब्ल्यू किया जाना जरूरी है। एनबीडब्ल्यू जब हो जाता है तब उनको आना ही आना है। एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद वो किसी भी डेट पर, ऐसा नहीं कि उसी डेट पर एक्यूज्ड जो है वो आते और आकर के अपनी बेल कराते हैं, वो उस बीच में भी किसी भी डेट पर आकर के अपनी बेल करा सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन अपने वकील के माध्यम से लगवाई है और वो उस डेट पर आते हैं जिस डेट पर उनकी बेल होनी है। अगर धाराएं ऐसी हैं जिनमें बेल आसानी से मिल सकती है तो उनको सेम डेट पर बेल मिल जाएगी। अगर उनमें कोई और ऐसी धारा लगी है, जैसे कि अगर हम 85 की बात नहीं करते हैं, इसके अलावा भी हम बहुत सारी ऐसी धाराएं होती हैं जिनमें बेल नहीं मिल सकती, तो अगर ऐसी कोई धारा लगी, वैसे तो अगर ऐसी कोई भी धारा, संगीन धाराएं अगर होंगी तो संगीन धाराओं में तो एफआईआर ही दर्ज होगी, उसमें तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही करनी है। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो अपनी बेल ले लेते हैं, अब वो उसके बाद फिर डेट पर आते हैं और आकर के प्रोसेस आपका आगे बढ़ता है। अब प्रोसेस आगे बढ़ने का इसमें क्या है कि बेल भी हो गई, हमारा जो वादी मुकदमा का बयान हो चुका है, हमारे गवाहों के बयान हो चुके हैं, प्रोसेस इशू हो चुका है और जो अभियुक्त है वो हाजिर होकर के अपनी बेल भी करा चुके हैं। जब वो अपीयर हो गए, बेल भी करा लिए, इसके बाद जो आपकी फाइल है वो जाएगी एविडेंस बिफोर चार्ज में, मतलब कि साक्ष्य बनने के पहले जो चार्ज बनना है, एविडेंस जो भी देना है तो वो आपको देना होगा। एविडेंस बिफोर चार्ज के बाद फिर आपका होता है कि चार्ज जब बन जाता है, जो एक्यूज्ड है, आपने जो भी तथ्य बताए हैं, जो वादी मुकदमा है उन्होंने जो भी तथ्य बताए हैं उसके अकॉर्डिंग, और एक्यूज्ड अगर अपना, उनको वहां पे अपने बारे में कुछ भी बताना है, चार्ज बनने के पहले कुछ भी मजिस्ट्रेट से कहना है, बताना है, तो वहां पर बता सकते हैं। चार्ज फ्रेम इसके बाद हो जाएगा। चार्ज फ्रेम होने में एक चीज और आपको ध्यान रखनी ये जरूरी होती है कि चार्ज तभी फ्रेम होगा जब उसमें जितने भी एक्यूज्ड हैं सबके सब जब हाजिर हो रहे हैं, जिस एक ही डेट पर, जब सब हाजिर हो रहे हैं उसी डेट पर चार्ज फ्रेम होगा। कई बार ऐसा होता है, अगर कोई आप वादी मुकदमा है और आप ये वीडियो देख रही हैं तो या देख रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर चार्ज फ्रेम होने की प्रोसेस में फाइल है आपकी और जो एक्यूज्ड है वो हाजिर नहीं हो रहे हैं, हर डेट पर उनकी एप्लीकेशन लग जा रही है, तो आप कोर्ट को इस बात से अवगत कराएं कि हर डेट पर ये केस को केवल पेंडिंग करने के लिए और ये अपनी एप्लीकेशन लगवा देते हैं, तो आप उस एप्लीकेशन का विरोध भी आपके वकील के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसमें कुछ अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ इसमें फाइन वगैरह लगाना चाहिए तो फाइन भी लगाएगी, और साथ ही साथ कोर्ट उन्हें अंतिम अवसर भी दे देगी एक डेट का कि इस डेट पर सबको हाजिर होकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति अनिवार्य है। तो जब व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति अनिवार्य कोर्ट कर देगी तो उनको आकर के अपना चार्ज बनवाना ही बनवाना होगा। अब इसके बाद फिर क्या है कि जब चार्ज बन जा रहा है, इसके बाद फिर आपका हियरिंग ऑन चार्ज का स्टेज हो गया आपका। इसके बाद फिर आपका जाता है कि अगर चार्ज बन रहा है और वो डिस्चार्ज हो जा रहे हैं तो फिर मैटर अलग चला जाएगा, लेकिन अगर वो मैक्सिमम क्या, हर केस में कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा होता है और यहाँ पर चार्ज बनता ही बनता है। इसके बाद फिर एविडेंस का टाइम आएगा, एविडेंस की स्टेज आएगी, मतलब जो वादी मुकदमा है उसे अपना एविडेंस देना होगा। उन्होंने जो भी तथ्य बताए हैं, जो भी शिकायत की है, जो भी कंप्लेंट दर्ज कराई है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना एविडेंस दें। एविडेंस उनके पास जो भी है डॉक्यूमेंट के रूप में है या जिस भी फॉर्म में है, वो अपना एविडेंस देंगे। अगर यहाँ पे एविडेंस इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि आप टाइप करा करके भी एविडेंस आपका दे दिया जाता है। तो एविडेंस आपने दे दिया,
अब इसके बाद फिर आपका जाता है डिफेंस के एविडेंस के प्रोसेस में फाइल जाती है। मतलब जो वादी मुकदमा है उन्होंने तो एविडेंस दे दिया है, अब जो बचाव पक्ष है अपना, जो आप बचाव करना चाहते हैं, उसमें आप अगर कोई भी साक्ष्य अगर देना चाहते हैं, एविडेंस देना चाहते हैं, तो आपको इसका भी मौका दिया जाता है और आप अपना डिफेंस एविडेंस दे सकते हैं। आपके पास जो भी एविडेंस है इसके पक्ष में, अपने पक्ष में आप उसे कोर्ट को दे सकते हैं। इसके बाद जब आपका ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया, मतलब कि हमारा वादी मुकदमा का बयान हो गया, हमारा गवाहों का बयान हो गया, हमारे जो एक्यूज्ड हैं वो उन्होंने आकर के अपनी बेल करा ली, उनके में चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर इसके बाद फिर आपका एविडेंस का भी स्टेज हो गया। एविडेंस के स्टेज के बाद फिर हमारा आ रहा है डिफेंस का एविडेंस। डिफेंस ने भी अपना एविडेंस दे दिया। जब सारी चीजें खत्म हो गई तो फिर क्या है कि इसमें ही आपका आर्गुमेंट वगैरह होगा, बहस होगी, जिरा होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मतलब कि जो जिरा हो रही है, जिरा के टाइम पे आप क्वेश्चन वगैरह किए जाते हैं, घुमा फिरा करके क्वेश्चन किए जाते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं कि उसमें जो फैक्ट है वो सामने आ जाए। तो ये सारे स्टेज जब खत्म हो जाते हैं, इसके बाद फाइनल स्टेज जो होता है वो आपका आ जाता है आर्गुमेंट का। और आर्गुमेंट के बाद फिर हमारा डिसीजन, जजमेंट की डेट आ जाती है और जजमेंट उसमें पारित करा दिया जाता है, पास करा दिया जाता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है कि अगर डायरेक्ट कोर्ट में होता है तो फिर इसमें किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो देखिए, आपका ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट आपका कोर्ट में केस हो रहा है या फिर आप एफआईआर के माध्यम से केस हो रहा है। जिस भी माध्यम से केस हो रहा है, आपको अपनी बेल करानी ही करानी है, क्योंकि क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में अगर आप हाजिर हो रहे हैं कोर्ट में, तो बिना बेल के आप हाजिर नहीं हो सकते। जिस डेट पर आप पहली डेट पर वहां पर जा रहे हैं, तो पहले आप अपनी बेल करा लें। इसमें आपको एक टिप और आपको दे दें कि जब भी आपकी जो डेट है, तारीख पेशी की जो डेट है, उसके पहले ही आप अपनी बेल करा लीजिए। अगर आपको ये पता है कि आपको समन वारंट जारी हो चुका है, तो आप उसके पहले किसी भी डेट पर अपने वकील के माध्यम से बेल एप्लीकेशन लगवा करके और वहां पर हाजिर होकर के अपनी बेल करा लें। उसमें आपको ज्यादा आसानी होती है। इसके बाद फिर जो आपकी डेट है, उस डेट पर अगर आप एक दो डेट आप अगर मिस भी करना चाहते हैं, तो आप नॉन प्रेजेंस की एप्लीकेशन अपने वकील के माध्यम से लगवा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कई बार ऐसा होता है कि जो प्रतिवादी हैं उनके द्वारा कई बार अपनी एप्लीकेशन लगवा दी जाती है और केवल इसको पेंडिंग करने के उसमें ये है कि मुकदमा बहुत ज्यादा लंबा चलता रहे, इस वजह से। और वादी मुकदमा जो है वो अगर तेज है, मतलब कि देखिए, इसमें दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति ये होती है कि जो वादी मुकदमा है वो भी चुपचाप बैठा हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, तब तो आपको दिक्कत नहीं है, आपकी एप्लीकेशन लग रही है और वहां पर एप्लीकेशन आपकी मंजूर हो जा रही है, आपको नेक्स्ट डेट मिल जा रही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जबकि वादी मुकदमा जो होता है वो तेज होता है, वो अपनी फाइल को तेजी से बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पर आपकी कई बार अगर एप्लीकेशन लगती है तो आपको वहां पर दिक्कत आ सकती है। तो ये इसका सारा पूरा का पूरा ये प्रोसेस होता है कि किस तरीके से अगर आप डायरेक्ट कोर्ट में अगर अपने कंप्लेन को मूव करते हैं, तो इसमें क्या क्या आपको स्टेज को फेस करना पड़ सकता है। क्रिमिनल केस में कौन कौन से ऐसे स्टेज होते हैं जिनको आपको फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी जानकारी हैं जो आपको इसके बारे में दी जा सकती है, जिस पर हम कभी दूसरे वीडियो में आपसे जरूर बात करेंगे। आपको अगर इससे संबंधित कोई और भी जानकारी चाहिए या आपका कोई और क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। कोई ऐसी जानकारी जो आपको कमेंट के माध्यम से बताई जा सकती है, तो आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। और साथ ही में आप अगर अपने किसी भी केस से संबंधित हमसे सलाह लेना लेना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, वहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसकी फीस रखी गई है 500 रुपीज, जो कि 15 मिनट्स के लिए है। ये आपको हम अभी से कंफर्म कर दे रहे हैं। और आपको इसे पेड करना है। पेड करने के बाद फिर आपको एक टाइम दिया जाता है, जिस टाइम पर हम आपको खुद कॉल करते हैं। तो इस तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपका लीगल जो भी आपको एडवाइस चाहिए, उस पर आप एडवाइस ले सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपका कमेंट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी आपका क्वेश्चन हो वो भी आप बताइए, उस पर भी आपको पूरी सहायता आपको की जाएगी। धन्यवाद।